हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म ऑफ एजुकेटेड सेपियंस। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे विन सीरीज में पॉलिटी के न्यूज। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो सीरीज है अपने आप में बहुत हेल्पफुल रहेगी आप लोगों की प्रिपरेशन में। ट्रस्ट में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, जो भी मैं वाक्य बोलता हूं, जो भी वट एवर सेंटेंस आई स्पीक, ठीक है, ईच सेंटेंस, हर उस वाक्य पे एक सवाल बन सकता है। ध्यान रखना, मैं कुछ भी इररिलेवेंट नहीं पढ़ा रहा हूं। हाँ, कभी कभी ये हो सकता है आप जब इनिशियल फेज में हो तब आप इमेजिन ना कर पा रहे हो कि क्या चीज सही है, कैसे ये सवाल बन रहे हैं, क्या नहीं बन रहा है। बट घबराइए मत, अभी उसके लिए उस फैक्ट को नोट कर लीजिए। ठीक है, धीरे धीरे जब आप टेस्ट सीरीज देना चालू करेंगे, जब प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज देना चालू करेंगे, यू विल रियलाइज कि यस आई रेड एंड आई शुड हैव रिमेंबर्ड दीज थिंग्स। ठीक है, तो प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज जब आप लगाओगे ना तो आपको सारी चीजें समझ में आने लग जाएंगी। इज इट क्लियर? ठीक है, यस माय डियर फ्रेंड्स, लेट अस बिगिन आवर लेक्चर, है ना। और आज हम पॉलिटी पढ़ने वाले हैं पिछले एक वीक में क्या क्या चीजें हुई, और अंत में हमारा एम रहेगा यूपीएससी को जीत लेना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और ध्यान रखिए, जो भी नेसेसरी लिंक्स हैं वो सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं। हमारे पास अभी 4 कोर्सेज हैं, जिनमें से 2 फ्री हैं और 2 पेड हैं। पेड भी बहुत ज्यादा फीस नहीं रखी गई है, बहुत नॉमिनल और जीरो ऑलमोस्ट फीस रखी गई है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट बिल है जो अभी न्यूज में था पिछले वीक, दैट इज विड्रॉल ऑफ पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। विड्रॉल ऑफ पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। अब ये क्या भला है? तो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल पहले प्रपोज किया गया था, ठीक है, राइट टू प्राइवेसी के अंदर में, और साथ साथ हमारा जो डेटा इज द न्यू ऑयल है। ठीक है, तो इसको कैसे प्रोटेक्ट करना है इंडियंस के डेटा को, इसके लिए प्रपोज किया गया था। ठीक है, काफी लंबे टाइम तक पेंडिंग रहने वाला ये बिल है, बट ट्रस्ट मी, इट वाज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन इन इंडियन इंटरनेट लॉज। ठीक है, इंडिया के जो इंटरनेट लॉज हैं उससे रिलेटेड एक काफी बड़ा माइलस्टोन था। फिर से विड्रॉ कर लिया गया है क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी पर्सन अपने हाथ क्लिप नहीं करना चाहता है। ध्यान रखिए, हाथ और पैर क्लिप नहीं करना चाहता है। ठीक है, अब इसमें क्या कहा गया, देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज विड्रॉन द बिल, as it considers a comprehensive legal framework to regulate the online space to boost innovation in the country through a new bill। ध्यान रखिएगा, एक नया बिल ये लेकर के आना चाहते हैं, इसीलिए कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को विड्रॉ कर लिया गया है, उसके बदले हम प्रपोज करेंगे कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क। ठीक है, और इसको क्यों विड्रॉ किया गया है? क्योंकि ये ऐसा माना जा रहा था कि पहली चीज, इससे इनोवेशन और जो न्यू स्टार्टअप्स हैं वो फंस जाएंगे। ऐसी बात नहीं है, ये गलत है, ये बिल्कुल सही भी है। क्योंकि जब आप देखेंगे पीडीपीबी, ये जब बिल इंट्रोड्यूस किया गया था ना, पीडीपी बिल जब इंट्रोड्यूस किया गया था, तब भी ऐसे सवाल उठे थे। अगर आप उस समय का एडिटोरियल पढ़ते तो आपको रियलाइज होता है इस बिल में काफी खामियां थी, बट स्टिल कम से कम कुछ तो प्रोटेक्शन होता। ये चीज के चलते लोग ऐसा बोल रहे थे कि कम से कम कोई बिल तो लाइए, है ना। देखिए, इससे काफी सारे मेजर चैलेंजेस क्या है। ठीक है, इट वॉज इंट्रोड्यूस इन लोकसभा बाय मीटी। ठीक है, मीटी ने इसको इंट्रोड्यूस किया था 2019 में, दिसंबर 2019 में। ठीक है, इसमें क्या इंक्लूडेड था भाई, देखो, इंडिविजुअल राइट्स को प्रोटेक्ट करना है आपको, है ना, बाय रेगुलेटिंग द कलेक्शन, मूवमेंट एंड प्रोसेसिंग ऑफ पर्सनल डेटा। पर्सनल डेटा क्या होता है आपका? जैसे कि मेरा नाम हो गया, ठीक है, ये एक पर्सनल डेटा है। मेरी ईमेल आईडी हो गई, ये मेरा एक पर्सनल डेटा है। तो क्या होता है, जब भी मैं कभी जैसे क्रोम पे कोई चीज खोल रहा हूँ, ठीक है, तो देयर आर ट्रैकर्स, कॉन्टिन्यूसली मुझे मॉनिटर कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली आपको मॉनिटर कर रहे हैं कि आप क्या खोल रहे हो, किस मोमेंट में क्या क्लिक कर रहे हो, है ना। तो इससे आपका बिहेवियर प्रेडिक्ट होता है, आपका अटेंशन स्पैन प्रेडिक्ट होता है कि हाँ भाई, ये पर्सन इतनी जगह पे, इस जगह पे इतना अटेंशन देता है ना। आपकी चॉइसेस तय होती हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये जो पर्सनल डेटा है, ये आपकी पूरी प्रोफाइलिंग की जा सकती है और इसके बेसिस पे आपको मैनिपुलेट किया जा सकता है। ठीक है, इसी चीज को बस अवॉइड करने के लिए हम क्या कर रहे थे भैया, देखो, कलेक्शन, मूवमेंट एंड प्रोसेसिंग ऑफ पर्सनल डेटा को सर्टेन सिस्टमेटिक तरीके से ही करना है ताकि किसी को भी कोई डेंजर ना रहे। ठीक है, इसके चैलेंजेस क्या क्या है देख लो जरा। Many contended that the physical location of the data is not relevant in the cyber world। अब ऐसा क्यों? क्योंकि फिजिकल लोकेशन आज की डेट में इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है? क्योंकि देखो, पहली चीज कि सर्वर कहीं पे भी हो, डेटा मैटर करता है। डेटा जो कलेक्ट किया हुआ है, लोकेशन तो कहीं पे भी रख लो आप, है ना। जबकि इस पीडीपी बिल में था कि जो भी कंपनी ऐसा डेटा कलेक्ट कर रही है, उसको एक कॉपी, एक सर्वर अपना यहाँ इंडिया में रखना पड़ेगा, एक कॉपी इंडिया के सर्वर्स पर अपलोड करके रखनी पड़ेगी और बाकी बाहर में। ऐसा इसलिए किया गया था, ये माना जा रहा था
कि बाय मैंडेटिंग दिस लॉ, इस लॉ को मैंडेट करने के कारण आपका जो इंडिया में सर्वर इकोसिस्टम है ये बेटर होगा। अभी तक इंडिया में सर्वर की संख्या बहुत कम है, अगर आप देखोगे तो इंडिया में सर्वर की संख्या बहुत कम है, ठीक है। प्लीज इस बात का ध्यान रखिएगा, ये एक अच्छा मुझे ऐसा लगता है लॉ था, बट ठीक है, मतलब लॉबिंग बहुत कुछ होती है, चीजें बहुत कुछ होती हैं, ठीक है। बैक एंड पे नेशनल सिक्योरिटी और रीजनेबल पर्पसेस आर ओपन एंडेड एंड सब्जेक्टिव टर्म्स। देखो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपको ध्यान हो तो 1974 में जब इमरजेंसी लगी थी, है ना, जब इमरजेंसी लगी थी तो किस ग्राउंड पे लगाई गई? ये था इंटरनल डिस्टरबेंस। इंटरनल डिस्टरबेंस तो कुछ भी हो सकता है ना। इंटरनल डिस्टरबेंस, देश में जब इंटरनल डिस्टरबेंस हो उसको लगाई गई थी, उसको मान कर लगाई गई थी, है ना। तो देखो ये जो टर्म था ये बहुत ओपन एंडेड था और इसका एंड में क्या हुआ, इमरजेंसी का मिसयूज हुआ। ऐसा माना जाता है इमरजेंसी का मिसयूज हुआ, है ना। इमरजेंसी जैसी सिचुएशन हमारे यहाँ पे लगा दी गई जो कि शायद उस समय जरूरी नहीं था, एटलीस्ट क्योंकि कोई बाहर से एग्रेशन नहीं था, कुछ भी ऐसा दिक्कत नहीं थी, ठीक है। तो इमरजेंसी जो लगी आपकी 75 में लगी, सॉरी, है ना, 75 में लगी थी। ध्यान रखना कि क्या कहते हैं जो लगी, तो फिर दैट वाज प्राइमरीली ड्यू टू दिस ओपन एंडेड टर्म्स। तो ऐसे ही ओपन एंडेड टर्म्स का हाईली मिसयूज किया जाता है, ठीक है, हाईली मिसयूज किया जाता है, ध्यान रखिएगा। इसी तरह से आईटी रूल सेक्शन 67A भी था, है ना। इसी तरह से इसको जिसको स्क्रैप कर दिया गया, ठीक है। तो ये जो ओपन एंडेड टर्म्स होते हैं ना बड़े खतरनाक होते हैं। तो नेशनल सिक्योरिटी, है ना, अगर मैं कुछ बोल दूं, सपोज करो जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, हो सकता है मैं इसमें कई बार गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर देता हूं, है ना। जैसे मैं इसी बिल को बोल रहा हूं कि भाई इसको वापस ले लिया आपने, है ना। हो सकता है मैं कभी ये बोल दूं कि ये गलत हो गया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, है ना। तो ये देखो नेशनल सिक्योरिटी पर तो खतरा हो सकता है ना। मैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट, कोई ऐसा भी इंटरप्रेट कर सकता है मैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट हूं, नहीं, इट इज नॉट द केस, है ना। रीजनेबल पर्पस, अब रीजनेबल पर्पस मतलब क्या हो सकता है भाई, कि हो सकता है किसी नेताजी की मतलब दिक्कत हो, है ना, नेताजी को दिक्कत हो जाए, बट वो वहां क्या दिखाएंगे भाई, इससे म्यूटिनी होने का चांस है, इससे लोग भड़क जाएंगे, है ना, तो अनरेस्टफुल कंडीशन अराइव हो जाएगी, तो इसलिए हम नहीं कर सकते। इस तरह के जो ओपन एंडेड टर्म्स थे ये गलत थे, ध्यान रखिए, काफी गलत थे। Technology giants like Facebook and Google are afraid that it would have domino effect in other countries as well. Domino effect मतलब क्या होता है दोस्तों? डोमिनो इफेक्ट ध्यान रखिएगा, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के लिए यूज किया जाता है। तो बेसिकली डोमिनोज जो होते हैं, अगर आपने गेम देखा हो, इस तरह के छोटे छोटे वर्टिकल मतलब कार्ड्स होते हैं जो कि ऐसे प्लेस किए जाते हैं कुछ कुछ सर्टेन दूरी पे। अगर आपको ध्यान हो, एक को अगर आपने टच किया, एक को टच किया तो वो गिरेगा, दूसरे को गिराएगा, तीसरे को गिराएगा, चौथे को गिराएगा, तो देखोगे पूरा पूरा जो स्टैक था वो पूरा ढह जाएगा, पूरा स्टैक जो था आपका अरेंज किया हुआ ये ढह जाएगा, है ना। तो ध्यान रखिए कि ये जो है फेसबुक और गूगल ये अफ्रेड थे कि जैसे इंडिया पास कर रहा है, हो सकता है इससे इंस्पिरेशन लेकर के कल को यूरोप पास कर दे, कल को अफ्रीकन नेशन पास कर दे, है ना। तो ये सब चीजें चल रही थी। इट में बैकफायर ऑन इंडियाज ओन यंग स्टार्टअप्स, इंडिया के खुद की यंग स्टार्टअप्स हैं उन पे भी बैकफायर कर सकता था, जो कि ग्लोबल होने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। अब बिल को विड्रॉ क्यों कर दिया गया? क्योंकि सोचो जो कमिटी थी आपकी, है ना, ज्वाइंट कमिटी ऑफ पार्लियामेंट JCP, इसने 81 अमेंडमेंट्स प्रपोज कर दिए थे दोस्तों, 81, है ना। तो ये जो बिल था, ध्यान रखिए, PDP बिल, ये श्री कृष्णा कमिटी ने फाइनलाइज किया था, श्री कृष्णा कमिटी। प्लीज ध्यान रखिएगा, प्राइवेसी लॉ पे जब भी आप कुछ लिख रहे हैं, प्राइवेसी पे कुछ भी आप लिख रहे हैं, श्री कृष्णा कमिटी का जरूर मेंशन होना चाहिए वहां पे, ठीक है। श्री कृष्णा कमिटी का बहुत जरूरी है मेंशन करना, दे वर द वंस जिन्होंने पहली बार इसको बहुत डिटेल में एक्सप्लोर किया था, ठीक है। चलिए अब देखिए 81 अमेंडमेंट्स आर टू मच, नो डाउट, है ना। 12 रिकमेंडेशन अलग से दिए थे। अब इस 12 रिकमेंडेशन में और क्या था कि भाई देखो ये जो लॉ है केवल और केवल पर्सनल डेटा के प्रोटेक्शन के लिए, इसको बढ़ा के नॉन पर्सनल डेटा पे भी लेके जाओ, इसको बढ़ा करके नॉन पर्सनल डेटा पे भी लेके जाओ, ठीक है। टू कॉम्प्लायंस इंटेंसिव, है ना, ये कॉम्प्लायंस इंटेंसिव काफी ज्यादा था फॉर स्टार्टअप्स ऑफ द कंट्री। इश्यूज विद डेटा लोकलाइजेशन, डेटा लोकलाइजेशन के साथ भी बहुत सारे इशू थे, ठीक है। बायस टुवर्ड्स सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इट्स एजेंसीज, है, सेंट्रल गवर्नमेंट और उसकी एजेंसीज के प्रति बायस था। ब्लैंकेट एग्जेम्पशंस फ्रॉम अडेयरिंग टू एनी और ऑल ऑफ द बिल्स, डिले इन इम्प्लीमेंटेशन। तो ये सारे बहुत बड़े मतलब रीजंस थे कि इसके कारण विड्रॉ कर लिया गया। सारी चीजें आई होप समझ में आ रही हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट को, एजेंसीज को काफी सारी पावर दे रखी थी बेसिकली, ठीक है। आई होप ये क्रिस्टल क्लियर है। इसके अलावा देखो एक और चैलेंज था इसमें कि भैया देखो आप कैसे रेगुलेट करोगे सोशल मीडिया कंपनीज को, पहली चीज, ठीक है, सोशल मीडिया कंपनीज को कैसे रेगुलेट करोगे। दूसरा, इस बिल में एक और इशू था, ट्रस्टेड हार्डवेयर कॉन्सेप्ट दिया गया था कि भैया देखो
ट्रस्टेड हार्डवेयर, सॉरी मतलब कि एक तरह से आई एम रियली सॉरी, मैं थोड़ा सा जल्दीबाजी में गड़बड़ बोल गया। जेसीपी ने क्या क्या रिकमेंड किया है, जैसे मैं बताया ना 81 अमेंडमेंट्स रिकमेंड किए हैं, 12 रिकमेंडेशन रिकमेंड किए गए, ठीक है। तो ध्यान रखो 81 रिकमेंडेशंस में एक चीज, तो 12 रिकमेंडेशन में एक चीज ये भी है, पहले 81 अमेंडमेंट्स और 12 रिकमेंडेशन है ना, एक रिकमेंडेशन ये भी है कि भैया देखो इसका जो एम्बिट है लॉ का ये बढ़ा दो। दूसरा इन्होंने कहा कि भैया देखो कि जो ये क्या कहते हैं रेगुलेशन ऑफ सोशल मीडिया कंपनीज है, इसको आप बहुत करीने से रेगुलेट नहीं कर सकते, और करोगे तो बहुत क्रिस्टल क्लियर लिखोगे कैसे करोगे, कैसे करोगे, ठीक है। ट्रस्टेड हार्डवेयर आप कह रहे हो, है ना। इसमें एक और चीज थी, जैसे अगर आपको पता हो बीच में तो काफी हद तक बातें चल रही थी, रेडमी जो फोन आ रहे हैं आपके पास, है ना, या जो चाइनीज कंपनीज के फोन आ रहे हैं, वहां पे जो हार्डवेयर यूज किया जा रहा है 5G टेक्नोलॉजी में, जैसे आप देखो हुआवेई को काफी सारे लोगों ने बैन किया, है ना। क्यों बैन किया, क्योंकि इट वाज सेड दैट हुआवेई जो है ट्रस्टेड हार्डवेयर यूज नहीं कर रहा है। क्यों, क्योंकि जो हार्डवेयर यूज कर रहा है उसमें सर्टेन कोड्स हैं जो कि कुछ डेटा हमेशा चाइनीज गवर्नमेंट को भेज सकते हैं या हुआवेई को भेज सकते हैं, है ना। तो यही चीज यहाँ पे कहा जा रहा है, केवल ट्रस्टेड हार्डवेयर को आप कैसे इंश्योर करोगे, है ना, चैलेंजेस इसमें क्या है, ठीक है, चेंजेस कैसे कर सकते हैं, तो उस पर बात कही गई थी बेसिकली, ठीक है। सोशल मीडिया कंपनीज दैट डू नॉट एक्ट एज इंटरमीडियरी शुड बी ट्रीटेड एज कंटेंट पब्लिशर। ध्यान रखिएगा, जो भी मतलब सोशल मीडिया कंपनी इंटरमीडियरी की तरह काम नहीं कर रही, वो कंटेंट पब्लिशर बनाया जाना चाहिए, और उससे क्या होगा कि जो भी वो कंटेंट अपने यहाँ होस्ट करेंगे उसके लिए वो भी जिम्मेदार होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज कीजिए फेसबुक पे कोई एक कम्युनल वायलेंस का वीडियो पोस्ट करता है ना, तो देखो मैं इंटरमीडियरी, मैं हो सकता है इंटरमीडियरी हूं, या फिर मतलब फेसबुक इंटरमीडियरी की तरह काम नहीं कर रहा, मतलब बेसिकली फैसिलिटेट नहीं कर रहा मुझे, ठीक है, प्रमोट नहीं कर रहा है, ठीक है। बट एट द एंड ये पब्लिश कहाँ हुआ है वीडियो, ये वीडियो पब्लिश हुआ है फेसबुक पे पब्लिश हुआ है, ऑब्वियस सी बात है फेसबुक विल बी कॉल्ड पब्लिशर, है ना। तो ये कहना था इस बिल का, मतलब जो रिकमेंडेशन आई थी जेसीपी का, भाई देखो अगर आप इनको इंटरमीडिएट की तरह क्लासिफाई नहीं कर सकते, देन मेक देम पब्लिशर, और इसके कारण फिर ये भी इक्वली लायबल हो जाएंगे, है ना। अब देखो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर की मैं बात करता हूं दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, है ना, इन्होंने क्या किया है भैया कि कुछ इनपुट मांगे हैं कि देखो हमने लीगल फ्रेमवर्क रिवाइज किया है टेलीकॉम सेक्टर को गवर्न करने के लिए, ठीक है, टेलीकॉम सेक्टर को गवर्न करने के लिए हमें लीगल फ्रेमवर्क रिवाइज करना है, ठीक है। अब देखो इसकी क्यों जरूरत पड़ी, पहली चीज समझिए टेक्नोलॉजी काफी आगे बढ़ चुकी है अभी रिसेंट डिकेड्स में, है ना, और आज भी हम अटके हुए इंडियन टेलीग्राफ एक्ट पे, जो कि बहुत पुराना है, 1885 का एक्ट है ना, 100 साल से ऊपर हो चुके इस एक्ट को, है ना, 100 क्यों 150 साल होने जा रहे हैं करीब करीब, कहना चाहिए अगर कहोगे तो, देखोगे तो, है ना, करीब 150 साल पुराना एक्ट है ना। तो एक नया फ्रेमवर्क हमें बनाना पड़ेगा ना। अब देखो सजेशंस क्या क्या है, सजेशन समझना, अब इसके इम्पैक्ट भी देखेंगे, है ना, इम्पैक्ट भी देखेंगे। पहली चीज एक न्यू लीगल फ्रेमवर्क बनाओ ताकि स्पेक्ट्रम यूटिलाइजेशन बेटर तरीके से हो सके, एक लिबरलाइज और टेक्नोलॉजिकली इम्पार्शियल मेथड से हो सके, ठीक है। इसके अलावा कुछ प्रोविजंस को रीफ्रेम हार्मोनाइज करना है फ्रीक्वेंसी रेंजेस के हिसाब से, है ना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी रेंजेस बदल रही हैं, टू फर्दर सिंप्लीफाई द फ्रेमवर्क फॉर मर्जर्स, डीमर्जर्स, एक्विजिशन एंड डिफरेंट टाइप ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग। तो जैसे कंपनीज आपको पता है दोस्तों काफी कॉम्पिटिटिव, कुछ कंपनीज हमेशा चल पाती हैं, कुछ कंपनीज नहीं चल पाती, जैसे जियो देखो पूरा आकर डिसरप्ट कर गया, उसके चक्कर में सारे प्रोवाइडर्स डूब गए, है ना। तो ये चीजें अपने को स्ट्रक्चर करने के लिए, मर्जर करने के लिए, तो सब चीजें हमें बात करनी पड़ेगी, ठीक है। प्रोविजंस फॉर एड्रेसिंग कंडीशंस ऑफ पब्लिक इमरजेंसी एंड पब्लिक सिक्योरिटी फॉर टेकिंग मेजर्स विद इन द परस्यूट ऑफ द नेशन वाइड सेफ्टी। जैसे आप अभी रैंडमली कहीं पे भी 2G 3G इन्वॉल्व करवा देते हो, या फिर मतलब टोटली आउटराइटली बैन कर देते हो। फॉर एग्जाम्पल भी कुछ दिन पहले मणिपुर में शायद 4 या 5 दिन के लिए इंटरनेट बैन लगा था कुछ एरियाज में, है ना, तो फैसिलिटीज रिस्टोर्ड नहीं हो पा रही थी, मतलब कि जो वायरलेस नेटवर्क था उस पर बैन लगा था, ब्रॉडबैंड है तो आप चला सकते हो उसको, है ना, तो वैसा वाला सीन था। तो इस बात को समझिएगा कि जो प्रोविजंस है एड्रेस करने के लिए कंसर्न्स, है ना, प्रोविजन फॉर एड्रेसिंग कंडीशंस ऑफ पब्लिक इमरजेंसी, पब्लिक सिक्योरिटी एंड टेकिंग मेजर्स विद इन द परस्यूट ऑफ नेशन वाइड सेफ्टी, है ना। तो ध्यान रखना कि काफी सारी चीजें हम मतलब इस लॉ के अंदर रख सकते हैं जो कि नेशन वाइड सेफ्टी को प्रमोट करे। इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी रिलेटेड इश्यूज इन द टेलीकॉम सेक्टर, फोकस शुड बी ऑन कॉन्टिन्यूटी ऑफ द सर्विस। अगर इंसॉल्वेंसी करवाना है, कोई कंपनी बैंकरप्ट हो गई है, उस केस में हम ये कोशिश करेंगे कि देखो अगर मान लो जैसे VI बैंकरप्ट हो रही है, सपोज कीजिए
या बीएसएनएल बैंकरप्ट हो रही, तो उसको पूरा ऐसा नहीं क्लोज डाउन कर दो, सारे नंबर सिम सब बंद कर दो, नहीं, इट्स बेटर कि उसको मर्ज करवा दिया जाए किसी और कंपनी में, या फिर उसको कुछ ग्रांट दे दिया जाए वन टाइम, ताकि वो आगे काम कर सके, ठीक है। प्रोसीडिंग शुड नॉट लीड टू सस्पेंशन ऑफ लाइसेंस as long as service continue to be provided and there is no default in payment of the dues against telecom license or use of spectrum, ठीक है। अब देखिए प्रेजेंट स्टेटस ऑफ टेलीकॉम सेक्टर क्या है इंडिया में। पहली चीज तो ये समझिएगा, दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है ये, है ना, मतलब टेलीकॉम सेक्टर इंडिया में जो है वो सेकंड लार्जेस्ट दुनिया का, ठीक है। इसका सब्सक्राइबर बेस 1.17 बिलियन है दोस्तों, ध्यान रखना, वायर प्लस वायरलेस मतलब वायरलाइन सब्सक्राइबर की अगर मैं बात करूं, इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट है पूरी दुनिया में। देखो इस पे भी सवाल आता है, इस पे सवाल क्या से पूछेगा, टेलीकॉम इंडस्ट्री इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। टेलीकॉम इंडस्ट्री क्या है, दुनिया में सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, दुनिया में सबसे बड़ी इंडस्ट्री, इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑब्वियस सी बात है, दुनिया में सबसे बड़ी है, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। वी आर द सेकंड लार्जेस्ट, ठीक है। हमारी पॉपुलेशन जरूर बढ़ रही है, वी आर गोइंग टू बी लार्जेस्ट, बट अभी भी हम पूरी तरह से नहीं है। इसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, दैट इज टेलीकॉम सेक्टर इज द थर्ड लार्जेस्ट सेक्टर इन टर्म्स ऑफ एफडीआई फ्लो। ध्यान रखना, एफडीआई इनफ्लो में थर्ड लार्जेस्ट सेक्टर है और इसमें टोटल 7% ऑफ एफडीआई इनफ्लो आता है। तो देखो यूपीएससी अगर सवाल पूछेगी तो इन्हीं लाइंस पे पूछेगी, ठीक है। इट इज द लार्जेस्ट, इट इज सेकंड लार्जेस्ट, इट इज द थर्ड लार्जेस्ट, ठीक है। प्लीज इन चीजों का ध्यान रखिएगा। एफडीआई कैप इन द सेक्टर हैज बीन इंक्रीज टू 100% फ्रॉम 74%। पहले 74% तक ही अलाउड था, है ना, अब उसको 100% तक अलाउ कर दिया गया। लेकिन इसमें एक ग्लिच है। ग्लिच क्या है, अगर आप 49% तक लेकर के आ रहे हो एफडीआई किसी भी कंपनी में, 49%, सपोज करो वीआई की हालत खराब है, ठीक है, वीआई बोलता है कि मैं भैया एफडीआई लेकर के आना चाहता हूं, अगर वो अपनी कंपनी का 49% स्टेक डाइल्यूट करता है ताकि उसके यहाँ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ सके, इन दैट केस इसको कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, इट विल बी थ्रू ऑटोमेटिक, इट विल बी थ्रू ऑटोमेटिक रूल। अब सपोज कीजिए कि यही कंपनी सोचे कि चलो भाई मैं 100% एफडीआई लेकर के आना चाहता हूँ, पूरा कंपनी मैं फॉरेन वालों को भेज देता हूँ, है ना, कुमार मंगलम बिरला साहब ने बोला पूरी कंपनी भेज देते हैं यार, मैं नहीं चला पाऊंगा इस कंपनी को। फिर क्या करना पड़ेगा, फिर गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। प्लीज ये ध्यान रखिए, गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। ही कैन डू सो बट विद गवर्नमेंट परमिशन, है ना, एमएचए के पास जाएगा और बाकी डिपार्टमेंट से पास जाएगा, तो वहां से गवर्नमेंट परमिशन लेगी तो फिर आगे बढ़ेगा, ठीक है। कंट्रीब्यूट्स डायरेक्टली टू 2.2 मिलियन एम्प्लॉयमेंट एंड इनडायरेक्टली टू 1.8 मिलियन जॉब्स। काफी सारी जॉब्स हैं। इश्यूज क्या है दोस्तों, ध्यान रखना, डिक्लाइनिंग एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। ध्यान रखना, जैसे जैसे आपका मतलब सर्विसेज बेटर हो रही हैं, जैसे जैसे आप देखोगे न्यूअर टेक्नोलॉजी आती जा रही है, तो पर यूजर रेवेन्यू जो है वो घटता चला जा रहा है ना। कॉस्ट बढ़ता चला गया है, इनपुट कॉस्ट बढ़ता चला गया है, लेकिन रेवेन्यू पर यूजर जो है वो घटता चला गया है, ठीक है। काइंड ऑफ मतलब यू कैन से वॉर चल रही है ना, टेलीकॉम वॉर, जैसे कि एरोप्लेन एरा में चली थी, है ना, बीच में, जब आपके विजय माल्या साहब थे कि भाई आओ जितना कम से कम हो सकता है उतना कम आपसे चार्ज करेंगे हम, है ना। हुआ क्या, एट द एंड क्रैश कर गए, है ना। तो ये चीज बहुत दिनों तक सस्टेनेबल नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखना, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फॉलिंग प्रॉफिट्स एंड इंडस्ट्री टू लुक एट कंसोलिडेशन एज द ओनली वे टू बूस्ट रेवेन्यू, ठीक है। तो इंडस्ट्री को क्या करना पड़ेगा, कंसोलिडेट करना पड़ेगा, पेरिफेरल सर्विसेज इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी, ठीक है। लैक ऑफ टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर इन सेमी रूरल एंड रूरल एरियाज, स्टिफ कंपटीशन, मैंने पहले बताया काफी ज्यादा कंपटीशन है, ठीक है। अब इसके बाद देखो मॉडल टीनेंसी एक्ट की बात करते हैं। टीनेंसी मतलब क्या होता है, किराएदार, ठीक है। तो किराए पे जब भी आप देते हो तो आपको मालूम होगा एक रेंट एग्रीमेंट बनाया जाता है, ठीक है। घर किराए पे अगर कभी भी दोगे किराए पे तो आप एक रेंट एग्रीमेंट बनाते हो, ठीक है। तो ध्यान रखना, मॉडल टीनेंसी एक्ट, इसका मतलब क्या है कि एक मॉडल एक्ट क्रिएट किया गया बाय गवर्नमेंट, बट ध्यान रखना यहाँ पे गवर्नमेंट इसको इंप्लीमेंट नहीं करवा सकती। इंप्लीमेंट कौन करवाएगा, इंप्लीमेंट करवाएगा आपका स्टेट, और इसीलिए इसको बोला जाता है टीनेंसी, मॉडल टीनेंसी एक्ट, ठीक है। मॉडल दे रही है गवर्नमेंट, ठीक है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू MOHUA, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, the act has been rectified by only 4 states, केवल 4 स्टेट ने इसको रेक्टिफाई किया है। आंध्र प्रदेश, रेटिफाइड एक्चुअली, रेक्टिफाइड नहीं है, रेटिफाइड है ना, 4 ही स्टेट्स ने इसको अडॉप्ट किया है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, यूपी एंड असम, केवल 4 स्टेट्स ने इसको अडॉप्ट किया अभी तक, सोचिए, है ना। तो आप समझिएगा कि ये जो मॉडल टीनेंसी एक्ट लाया गया था, है ना, मैंने पहले ही बताया इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है
कि भाई देखो ये स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट को डिटरमाइन करना है, बट प्रॉब्लम इज स्टेट राजी है क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट एक दिशा दिखा सकती है, उसके लिए उन्होंने मॉडल टीनेंसी एक्ट लाया। अब क्यों लाया, क्यों जरूरत पड़ी इसकी, समझना इस बात को। एग्जिस्टिंग रेंट कंट्रोल लॉज जो थे ये रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे, भैया रेंटल हाउसिंग की ग्रोथ नहीं हो पा रही थी, ठीक है। ओनर्स को डिस्करेज कर रहे थे रेंटिंग आउट देयर वैकेंट हाउसेस, क्यों? क्योंकि रीपोजिशन मिलने में बहुत दिक्कतें थी, क्योंकि एग्जाम्पल तौर पे ऐसे ऐसे रूल्स थे कि आप खाली नहीं करवा सकते घर उसकी मर्जी के बिना, और भी बहुत सारी चीजें थी, ठीक है। सेंसस 2011 की मैं बात करता हूं तो मोर देन 1 करोड़ हाउसेस वेयर वैकेंट इन द अर्बन एरियाज, 1 करोड़ से ज्यादा घर अर्बन एरियाज में वैकेंट थे सेंसस 2011 के हिसाब से, ठीक है। टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी टू द एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ रेंटिंग, टू बैलेंस द इंटरेस्ट ऑफ बोथ प्रॉपर्टी ओनर्स एंड टीनेंट इन जुडिशियस मैनर, तो दोनों के इंटरेस्ट को बचा के रखना है, प्रॉपर्टी ओनर के भी और टीनेंट के भी, तो किराएदार और साथ साथ जो मालिक है ना, मकान मालिक है, दोनों के इंटरेस्ट को हमें बचा के रखना है। टू इंस्टीट्यूशनलाइज रेंटल हाउसिंग बाय ग्रेजुअली शिफ्टिंग इट टुवर्ड्स अ फॉर्मल मार्केट, इसको भी फॉर्मलाइज करना जरूरी है। अभी तक जो मैक्सिमम चल रहा है अगर आपने देखा हो, इनफॉर्मल मार्केट चलता है दोस्तों, ठीक है। मॉडल टीनेंसी एक्ट की अगर मैं बात करता हूं तो रिटन एग्रीमेंट मैंडेटरी है, ध्यान रखना रिटन एग्रीमेंट दोनों के बीच में मैंडेटरी है। establishes independent authority and rent code, ठीक है, रेंट कोड भी स्टैब्लिश करता है एवरी स्टेट एंड यूटी फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एग्रीमेंट्स एंड टीनेंसी रिलेटेड डिस्प्यूट्स, ठीक है, ठीक है ना। मैक्सिमम लिमिट फॉर सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या है, 2 months रेंट फॉर रेजिडेंशियल पर्पस एंड 6 months फॉर नॉन रेजिडेंशियल पर्पस। ध्यान रखना है यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि आप कभी भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को रेंट पे दे रहे हो तो 2 महीने से ज्यादा कोई भी आपसे डिपॉजिट नहीं मांग सकता है, 2 महीने से ज्यादा का डिपॉजिट कोई नहीं मांग सकता है। और इसके अलावा अगर आप बात करोगे तो नॉन रेजिडेंशियल पर्पसेस के लिए कोई भी ले रहा है, जैसे कि ऑफिस स्पेस हो गया, आप कोई इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हो, तो वहां 6 महीने का आपका से ज्यादा सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं लिया जा सकता। इज इट क्लियर, समझ में आ रही है बात? डिस्क्राइब्स राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ बोथ लैंडलॉर्ड एंड टीनेंट, ठीक है, तो जमींदार और टीनेंट दोनों के राइट्स डिस्क्राइब्ड है। लैंडलॉर्ड की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई भी स्ट्रक्चरल रिपेयर होगा तो वो लैंडलॉर्ड की जिम्मेदारी, एक्सेप्ट फॉर दोज नेसेसिटेड बाय डैमेज कॉज्ड बाय टीनेंट। ऐसा नहीं कि भैया टीनेंट आए घर तोड़ दिया पूरा और अब मकान मालिक बनवाए, नहीं, है ना। अगर ये किसी भी कारण से प्रूफ होता है कि टीनेंट की गलती के कारण ये हुआ है, टीनेंट ने डैमेज किया है, तो उस केस में टीनेंट या जो किराएदार है वो पूरा डैमेज को रिपेयर करेगा, ठीक है। व्हाइट वॉशिंग, ठीक है, व्हाइट वॉशिंग क्या है कि जो पुट्टी या मतलब जो पुताई होती है ये भी कौन करवाएगा, पर टीनेंट करवाएगा, ठीक है। टीनेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो ड्रेन क्लीनिंग, जो भी नालियां हैं, जो भी ये सब चीजें, चौक जो भी हो रहा है, वो चूंकि टीनेंट रह रहा है तो इसीलिए वो ड्रेन क्लीन करवाएगा, ठीक है। स्विचेस एंड सॉकेट रिपेयर, किचन फिक्सचर्स रिपेयर, रिप्लेसमेंट ऑफ ग्लास पैनल इन द विंडो, ये सारी चीजें टीनेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा कभी भी आपके घर में घुसने से पहले, ठीक है, लैंडलॉर्ड को 24 घंटे पहले का नोटिस देना है। लैंडलॉर्ड पहले ही बताएगा देखो भैया आई विल कम टुमारो, है ना, अगर कल उनको आना है तो वो 24 घंटे पहले आज मुझे इंटीमेट करेंगे कि हाँ भाई मैं इस टाइम पे आपके यहाँ पे विजिट करने आऊंगा, प्लीज बी देयर, है ना। और वहां पे अगर उनको रिपेयर करना है, कोई रिप्लेसमेंट करवाना है तो भी 24 घंटे पहले प्रायर नोटिस देना पड़ेगा। मैकेनिज्म फॉर वैकेटिंग द प्रेमाइसेस, ठीक है, क्या क्या मैकेनिज्म है। आफ्टर द लैंडलॉर्ड हैज फुलफिल्ड ऑल द कंडीशंस स्टेटेड इन द एग्रीमेंट गिविंग नोटिस, ऑल द टीनेंट्स फेल टू एंड द टीनेंट फेल टू वैकेट, है ना। तो सपोज करो सारी कंडीशन फुलफिल करते हुए एग्रीमेंट में अगर लैंडलॉर्ड ने कह दिया कि भैया घर खाली कर दो, मुझे चाहिए घर, ठीक है, तो अगर आप नहीं करते उस स्टिपुलेटेड टाइम में तो लैंडलॉर्ड की मर्जी है, वो चाहे तो अगले 2 महीने के लिए आपसे डबल किराया ले सकता है और उसके बाद 4 गुना किराया आपसे ले सकता है। तो ये लैंडलॉर्ड का इंटाइटलमेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है आप भी खाली करोगे जल्दी जल्दी, है ना। प्लीज इस बात का ध्यान रखिएगा। सिग्निफिकेंस की अगर मैं बात करता हूं, ध्यान रखिए, इट इज एक्सपेक्टेड टू गिव अ फिलिप to private participation in rental housing as business model for addressing the huge housing shortage। चैलेंज की अगर मैं बात करता हूं तो एक्ट इज नॉट बाइंडिंग ऑन स्टेट्स, ठीक है, एक्ट जो है ये स्टेट्स पे बाइंडिंग नहीं है। लैंड एंड अर्बन डेवलपमेंट रिमेन स्टेट सब्जेक्ट्स, ठीक है, लैंड एंड अर्बन डेवलपमेंट क्या है, स्टेट सब्जेक्ट बन जाता है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो फॉरेन विजिट टू स्टेट्स गवर्नमेंट मिनिस्टर्स, फॉरेन विजिट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट मिनिस्टर्स, देखो इंडिया में फॉरेन विजिट करना अपने आप में एक बहुत बड़ा मतलब शान की बात मानी जाती है, विदेश घूम के आए, है ना। और जितने मंत्री हैं, नेता हैं, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, दे टू टेंड टू गो अ लॉट, है ना, मंत्री जी हो गए, नेताजी हो गए, है ना,
मंत्री और नेता में फर्क होता है, पता है ना। एंड जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो मतलब आपके अधिकारी लोग हैं, है ना, तो अक्सर टूर पे निकल जाते हैं कई बार, है ना, अधिकारी साहब लोग, है ना, कि भाई स्विट्जरलैंड में कोई वो कॉन्फ्रेंस हो रही है, वहां जाना है, वहां पे हम ई गवर्नेंस देखेंगे और मस्ती मजाक करके आते हैं, है ना, मस्ती मस्ती घूम घाम के आते हैं, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि फॉरेन विजिट्स को रेगुलेट करने की कोशिश कर रही है ना, गवर्नमेंट, ठीक है। अब इसे एग्जांपल के तौर पे दूं तो दिल्ली सीएम जो थे, ये सिंगापुर में जाना चाहते थे वर्ल्ड सिटीज समिट में, ठीक है, वर्ल्ड सिटीज समिट में अटेंड करने के लिए। इवन पिछली बार 2019 में जब ये सीएम बने थे, तब मतलब 2019 में जब ये सीएम थे, है ना, तो इनके दिल्ली में जो काम अच्छे काम है उनको हाईलाइट करने के लिए वर्ल्ड सिटीज समिट इनको बुला भी रहा था, है ना। C40 सॉरी उस समय C40 वर्ल्ड मेयर समिट हुआ था, है ना। तो ध्यान रखिएगा, दिल्ली सीएम को 2 बार डिनाई किया गया, अभी वर्ल्ड सिटी समिट सिंगापुर में हो रहा है, वहां जाने से उनको मना कर दिया गया। दूसरी चीज 2019 में कोपेनहेगन में 7C40 वर्ल्ड मेयर समिट हुआ था, वहां पे भी इनको मना कर दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा, विदाउट प्रोवाइडिंग एनी रीजन, कोई रीजन ही नहीं दिया गया। तो ये गलत है, कहीं ना कहीं आप देखोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं करना चाहिए था, कहीं ना कहीं उनके लिए पॉलिटिकली भी अच्छा नहीं है, और शायद ये मतलब एक अधिकारों का हनन भी है एक तरीके से, है ना, क्योंकि आप सेंट्रल गवर्नमेंट हो, आपके पास ज्यादा पावर है, तो आप प्रॉपर रीजन देके कीजिए ना जो भी कर रहे हैं, है ना। प्रोविजंस की अगर मैं बात करता हूं तो 1982 में, ठीक है, 1982 में कैबिनेट सेक्रेटेरिएट ने इशू किया था गाइडलाइंस, ठीक है, तो भाई कौन कब कैसे किस सिचुएशन में जा सकता है। Foreign visits by the member of state governments in their official capacity would require clearances from MEA, MHA, Finance Ministry and the Central Administrative Ministry. ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, फॉरेन विजिट जो भी करेंगे इनको कई सारे क्लियरेंस लेने पड़ते हैं, MEA से, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री। तो ध्यान रखिए, चारों से परमिशन लेना पड़ता है। ऑर्डर 2004 में आया, इसमें क्या कहा गया 2004 में ऑर्डर, फाइनल ऑर्डर्स वेयर टू बी इशूड बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री, फाइनल ऑर्डर जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री इशू करेगी। इट स्टेटेड दैट सीएम रिक्वायर्ड फर्दर अप्रूवल फ्रॉम द पीएमओ बिफोर एन ऑफिशियल विजिट। ध्यान रखिएगा, कोई भी ऑफिशियल विजिट पे अगर कोई भी सीएम जा रहे हैं तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से उनको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। और 2010 में फिर से क्या रूल लाया गया, पॉलिटिकल क्लियरेंसेस वर मेड मैंडेटरी बिफोर प्राइवेट विजिट्स ऑफ द मिनिस्टर इन द स्टेट गवर्नमेंट, है ना। तो ध्यान रखिए, पॉलिटिकल क्लियरेंसेस बहुत जरूरी है बिफोर प्राइवेट विजिट ऑफ मिनिस्टर्स इन द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स हैं ये खुद भी अपने पैसे से भी नहीं जा सकते, ठीक है। क्यों? क्योंकि हो सकता है भाई आप पॉलिटिकली मतलब मोटिवेटेड होकर जा रहे हो, कुछ कारण से जा रहे हो, कुछ गलत तरीके से जा रहे हो, है ना, या फिर आप जाके टर्की के साथ हाथ मिला करके बोलो कि यस यू आर डूइंग वेरी गुड टास्क, है ना, इजराइल के अगेंस्ट आपने बहुत अच्छा बैन लगा दिया है ना, भले वो उसको पता भी है कि भाई साहब टर्की पीछे पीछे खरीद रहा है ना, रशिया के ऊपर हमने बहुत अच्छा बैन लगा दिया है, वेरी गुड, है ना, जबकि पता है भैया रशिया इंडिया को भेज रहा है, इंडिया फिर यूरोप को भेजेगा, यूरोप को कहीं ना कहीं तो खरीदना ही खरीदना है ना। तो ध्यान रखिए ये सब चीजें ना हो। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की अगर हम बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, अभी न्यू चीफ बने सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के सुरेश एन पटेल। ध्यान रखिए, सुरेश एन पटेल साहब हैं जो कि अभी नए चीफ हैं सीबीसी के, ठीक है। सीबीसी की बात करता हूं, 1964 में गवर्नमेंट ने सेटअप किया था ऑन रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन हेडेड बाय श्री के सांथानम। सांथानम कमेटी की रिकमेंडेशन पे सीबीसी बना था, ठीक है, ध्यान रखना, सांथानम कमेटी की रिकमेंडेशन पे 1964 में सीबीसी बना था। अपने आप में एक सवाल बन जाता है, इस पे ध्यान रखना, ठीक है। एपेक्स विजिलेंस इंस्टीट्यूशन है ना, है ये बेसिकली किसी भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के कंट्रोल में नहीं आता है। सीबीसी बिल्कुल इंडिपेंडेंटली काम करता है। 2003 में इसका एक्ट पास किया गया था, इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया गया था, और ये रिपोर्ट अपनी सबमिट करता है डायरेक्टली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, डायरेक्टली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है, ठीक है। मेंबर्स की बात करते हैं तो एक तो सीबीसी हो गए, उसके जो चेयरपर्सन हो गए, इसके अलावा 2 और विजिलेंस कमिश्नर्स होते हैं जो कि मेंबर्स की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है, बेसिकली आपका जो फंक्शन है ये है कि भाई देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकपाल, विसल ब्लोअर, इनमें से कोई भी सीबीसी को अप्रोच करके बोल सकता है कि सर हमारे लिए इन्वेस्टिगेशन कर दो, ठीक है, हमारे लिए इन्वेस्टिगेशन कर दो, ठीक है। लेकिन ये भी ध्यान रखना है आपको कि ये इन्वेस्टिगेटिंग बॉडी नहीं है, ये हेड करेगा, यानी क्या करेगा, हेड करेगा इन्वेस्टिगेशन को, बट स्टिल इट इज नॉट एन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इन्वेस्टिगेशन किसके थ्रू करवाता है, इन्वेस्टिगेशन करवाता है सीबीआई के थ्रू या फिर चीफ विजिलेंस ऑफिसर्स इन गवर्नमेंट ऑफिसर्स। ध्यान रखना, इसके पास तो 3 का है तो स्टाफ ही है, अगर खुद करने लग गया हर जगह इन्वेस्टिगेशन तो क्या क्या करेगा, है ना। इसीलिए या तो सीबीआई को बोलता है या फिर चीफ विजिलेंस ऑफिसर हर एक
गवर्नमेंट ऑफिस में होता है, तो उनको बोलता है कि भाई देखो आपको जाना है यहाँ पे रेड, मतलब इनको पकड़ना है, कोशिश करनी है कि ऐसा कुछ रिपोर्ट निकल पाए तो बहुत बढ़िया, ठीक है। इट इज एम्पावर्ड टू इंक्वायर इनटू ऑफेंसेस alleged to have been committed under Prevention of Corruption Act 1988। ध्यान रखिएगा, कुछ सर्टेन कैटेगरी के पब्लिक सर्वेंट्स अगर करप्शन में इंडल्ज पाए जाते हैं तो ये आराम से उनके ऊपर इंक्वायरी कर सकता है। प्लीज ये ध्यान रखिए, सीवीसी के पास ये पूरी पावर है। अब देखो सर्विस कंडीशन क्या होती है चीफ विजिलेंस कमिश्नर की, सुरेश एन पटेल साहब जो बने हुए हैं चीफ विजिलेंस कमिश्नर, ठीक है। पहली चीज तो ये प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट होता है, किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। ऑन रिकमेंडेशन ऑफ ए 3 मेंबर कमेटी, 3 मेंबर की कमेटी होती है, कौन कौन, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स एंड लीडर ऑफ अपोजिशन। ये 3 मेंबर मिलकर के प्रेसिडेंट को सजेस्ट करते हैं कि सर इनको अपॉइंट कर दीजिए, और प्रेसिडेंट उसके हिसाब से कर देते हैं। 4 साल तक इनका टेन्योर होता है, 4 साल का इनका टेन्योर होता है, ठीक है, ध्यान रखना है 4 साल का इनका टेन्योर होता है। इनको रिमूव किया जा सकता है, लेकिन कौन रिमूव करेगा, प्रेसिडेंट साहब ने अपॉइंट किया तो प्रेसिडेंट साहब ही रिमूव भी करेंगे, ठीक है। किन किन ग्राउंड पे में से मतलब बाहर निकाल सकते हैं, ground of misbehavior, but only after the Supreme Court has held an inquiry into this case, recommend action against him। तो ध्यान रखो, एक बहुत अच्छा सेफगार्ड डाला गया है। मिसबिहेवियर अपने आप में एक बहुत ओपन एंडेड टर्म है। मिसबिहेवियर मतलब मैं आपसे ऊंची आवाज में बात कर लेता हूँ, दैट इज अगेन मिसबिहेवियर, है ना। मैं किसी गवर्नमेंट के स्टेप को क्रिटिसाइज कर देता हूँ किसी कारण से, दैट इज अगेन ए मिसबिहेवियर, है ना। तो समझना इस बात को कि मिसबिहेवियर तो किसी कारण से हो सकता है, कुछ भी कारण से हो सकता है ना। हो सकता है मैंने पानी को ढंग से ना पिया हो, है, सामने बैठा हूं किसी कॉन्फ्रेंस में, ढंग से पानी ना पी रहा हूं मैं, है? तो ये एक मिसबिहेवियर में काउंट हो सकता है ना। तो इस बात को समझिएगा। तो इसीलिए इसको रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट को पावर दी गई कि दैट सुप्रीम कोर्ट विल इंक्वायर इनटू द केस, एंड उसके बाद फिर वो रिकमेंड करेगी जो भी एक्शन उसके हिसाब से आगे बढ़ा जाएगा, ठीक है। He can also resign by writing to the president। प्रेसिडेंट साहब को लिख करके रिजाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो अगली जो न्यूज है, ये भी एक ड्राफ्ट बिल है, ध्यान रखना, ड्राफ्ट बिल के पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी कम रहती है, बट इट्स नॉट लाइक कि नहीं रहती है। ड्राफ्ट बिल में जैसे पीडीपी बिल था, है ना, पीडीपी बिल पे क्वेश्चन आए हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बिल है दोस्तों, ध्यान रखना। ये इंडिया को बहुत कई बेस में अफेक्ट करता है ये बिल, ठीक है। तो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये भी एक तरह का ड्राफ्ट बिल ही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या अनाउंस किया है कि भैया देखो हम लोग रीवर्क कर रहे हैं ऑन ड्राफ्ट ऑफ द बिल, ड्राफ्ट हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया रिपील ऑफ यूजीसी एक्ट बिल 2018। तो यूजीसी को हटा करके क्या लेकर के आ रहे हैं, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। समझ आई बात। तो देखो एक चीज समझना कि HECI को ये इनेक्ट करेगा, उसको काफी हद तक बहुत सारे डिसिप्लिन के लिए लाएगा, लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है, मैं बताऊंगा डिसिप्लिन के बारे में। ये टर्म ध्यान रखना, फिर से आएगा। अभी 2 ही के लिए ये ला रहे हैं, लॉ एंड आर्किटेक्चर। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, 2 के लिए क्यों लेकर के आ रहे हो। ऑलरेडी 14 से ज्यादा बॉडीज हैं जो कि गवर्न करती हैं टेक्निकल एजुकेशन को, हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन को। तो विल टॉक अबाउट द चैलेंजेस विद HECI, ठीक है, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में हम लोग जरूर बात करेंगे, बट उसके पहले आप देखिए व्हाट इज द ड्राफ्ट हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बिल 2018 क्या है। पहली चीज, जनवरी 2018 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। ये कभी फाइनलाइज नहीं हुआ अगले 2 सालों तक, ठीक है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आ गई। अब देखो इसको रीवैम्प करना पड़ेगा, क्यों कि 2018 में ये बिल बना था, उस समय NEP नहीं था, NEP आया तो ऑब्वियस सी बात है हर चीज बदल जाएगी, है ना। तो ध्यान रखो काफी सारे चैलेंजेस क्या कहते हैं। पहली चीज तो ये समझिएगा कि इंस्टेड ऑफ ग्रांटिंग हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इंक्रीज ऑटोनॉमी, इस बिल ने क्या किया, HECI को एक एक्सटेंसिव रेगुलेटरी कंट्रोल दे दिया, ठीक, मतलब एक और बॉडी बिठा दी, देखो भाई तुम्हें रेगुलेट करेगी ये बॉडी, है ना। हम हमेशा से NEP में बात करते आ रहे थे, NEP में बात कर रहे थे कि भैया देखो जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं इनको ऑटोनॉमी दो, है ना, इनको खुद से छोड़ दो, फ्री छोड़ो कि भाई ये अपना डिसीजन खुद से लें और वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस में डेवलप करें, ठीक है। गवर्नमेंट जितना इंटरफेयर करती है उतना ही ज्यादा ये लोग डिग्रेड करते हैं, ठीक है। Currently, institutions offering professional courses are regulated by 14 professional council. Can you think of that? 14 प्रोफेशनल काउंसिल अलग अलग उसको मतलब रेगुलेट करती है। अब इनमें भी क्या है, बिल seeks to bring only legal and architecture education। तो लीगल एजुकेशन एंड आर्किटेक्चर के एजुकेशन को इसके अंदर लेकर के आना चाहता था, ठीक है। अब ये 2 केवल एरिया क्यों लेकर के आ रहे हैं, इसके बारे में कुछ आइडिया ही नहीं है। तो भाई 14 रेगुलेटरी प्रोफेशंस हैं जो कि रेगुलेट करते हैं, इवन आर्किटेक्चर के लिए भी है, लीगल स्टडीज के लिए भी है। तो अब इन दोनों क्यों लेकर के आ रहे हो HECI के अंदर, है ना।
अनक्लियर रोल ऑफ HECI इन डिस्पर्सल ऑफ ग्रांट। तो जैसे यूजीसी था, यूजीसी को आप रिप्लेस करना चाह रहे हो HECI से, ठीक है। तो यूजीसी तो ग्रांट भी देता था खूब सारा, तो ये HECI भी देगा या नहीं देगा, नो वन नोस, है ना। प्रेजेंटली सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ हायर एजुकेशन, केब जो है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ हायर एजुकेशन, ये आपका कोऑर्डिनेट करता है सेंटर और स्टेट के साथ, ताकि जो भी एडवाइजरी है उसको प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट किया जा सके, ठीक है, ध्यान रखना, है ना। तो HECI जो है ना, ये जो बिल है ये बोलता है एक एडवाइजरी काउंसिल बनाएंगे और HECI उसके जो एडवाइजरी है, जो रिकमेंडेशन है उसको इंप्लीमेंट करेगा, ठीक है। अब देखो जब HECI के पास खुद का एक मतलब अथॉरिटी नहीं है, सोच नहीं है, तो ये एडवाइजरी काउंसिल मतलब वो कैसे मतलब रेगुलेट करेगा इंडिपेंडेंटली, है ना। एडवाइजरी काउंसिल से बन जाएगा फिर तो ये एक तरह से इम्प्लीमेंटेशन विंग बन जाएगी, है ना। तो ये अपने आप में बहुत डाइकोटॉमी थी, भाई आप रेगुलेटरी बॉडी बना रहे हो, इंप्लीमेंटिंग बॉडी बना रहे हो, है ना। अब इसका HECI का फंक्शन क्या होगा, रिकमेंडेड वेज टू प्रमोट ऑटोनॉमी ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस and ensure maintenance of academic standards in higher education. It will specify norms for learning outcome for the courses, कि भाई जो कोर्स पढ़ रहे हो उसमें कितना ज्ञान मिलना चाहिए, ठीक है। सर्टिफिकेशन तो ऑब्वियसली बात है कम मिलेगा, बैचलर है तो थोड़ा ज्यादा मिलेगा, मास्टर से तो और ज्यादा मिलेगा, है ना। तो इस तरह से बेसिकली लर्निंग आउटकम्स क्या होते हैं उसको डिफाइन करता है। स्टैंडर्ड्स फॉर टीचिंग एंड रिसर्च, इसको भी डिसाइड करता है। इवैल्यूएशन प्रोसीजर क्या होनी चाहिए, भाई चेक कैसे करनी है कॉपी, एक्रेडिटेशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस, ऑर्डरिंग क्लोजर ऑफ इंस्टीट्यूशन, भाई इंस्टीट्यूशन को बंद करना है, कोई बदमाशी कर रहा है तो वो भी ये ऑर्डर कर सकता है, ठीक है। अवार्ड और डिग्री और डिप्लोमा, है ना, अवार्ड ऑफ डिग्री और डिप्लोमा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस चांसलर, रेगुलेशन ऑफ फी, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आता है इलेक्टोरल बॉन्ड, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके पहले वाला ध्यान रखना। HECI थोड़ा सा एक बार जान लो कि गवर्नमेंट इस पर रीवर्क कर रही है ना, तो इसीलिए बस मैंने एक बार बता दिया ये प्रॉब्लम्स थी। जब रीवर्क होगा, जो नया बिल आएगा, ऑब्वियसली बात है उसमें ये कमियों को दूर करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। प्लीज इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों अभी सेबी ने शेयर किया है डेटा कि देखो जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं इसके थ्रू जो डोनेशन दिए जा रहे हैं वो 10,000 करोड़ पार कर चुका है, 10,000 करोड़ का मार्क पार कर चुका है। इज इट क्लियर, है ना। तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या है, सेबी ने SBI ने क्या कहा है भैया, देखो SBI के पास इसकी पूरी अथॉरिटी है कि वो किसी भी इलेक्टोरल बॉन्ड को इशू कर सकता है, उसको इनकैश करवा सकता है, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, केवल और केवल 15 दिन के लिए ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं ये वैलिड रहते हैं, केवल और केवल 15 दिन के लिए ये वैलिड रहते हैं। एज डेट इंस्ट्रूमेंट दीज कैन बी bought by donors from a bank and political parties can encash them within 15 days। 15 दिन का विंडो मिलता है, ठीक है। जैसे मान लो मैंने 1,000 का ये खरीदा, ठीक है, इलेक्टोरल बॉन्ड, और मैं ले जाकर के किसी एक सर्टेन पार्टी को XYZ पार्टी को दे देता हूँ, ठीक है। मेरे खरीदने से 15 दिन के अंदर अंदर XYZ को इसको इनकैश करवाना होगा, अदरवाइज ये लैप्स हो जाएगा, 1,000 रुपए बैंक की जेब में चले जाएंगे, एक तरीके से मान सकते हो, ठीक है। These can be redeemed only by eligible parties। तो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है वो भी बताऊंगा, बट पहले एक चीज समझ लो, डिनोमिनेशन कौन कौन सी अवेलेबल है। डिनोमिनेशन पहली चीज 1,000 रुपए, 10,000 रुपए, 1,00,000 रुपए, 10,00,000 रुपए और 1 करोड़ रुपए, है ना। समझ में आ रही बात। बॉन्ड्स जो अवेलेबल हैं ये सिटीजन ऑफ इंडिया खरीद सकते हैं, ठीक है, फॉर पीरियड ऑफ 10 डेज ईच इन द मंथ ऑफ जनवरी, अप्रैल, जुलाई एंड अक्टूबर। तो साल में 4 बार विंडो खुलेगी, 1 जनवरी से 10 जनवरी के बीच में जिसको खरीदना खरीद ले, जिसको दान देना दे दे। फिर अप्रैल में एक विंडो खुलेगी, 1 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच में जिसको खरीदना खरीद ले, फिर दान में दे दे उसी दौरान, है ना। इस तरह से काम चलता है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो ओनली द पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 29A ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 आर एलिजिबल। जो भी पार्टीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट RPA 1951, ध्यान रखना RPA 1951 अपने आप में एक अलग से टॉपिक है आपका पॉलिटी में जिसको लिखा गया है, ठीक है। RPA के सेक्शन 29A में रजिस्टर्ड है वही लोग एलिजिबल है। इसके अलावा एक और एलिजिबिलिटी कंडीशन लगाई गई है कि पिछले वोट में, पिछले जनरल इलेक्शन में आपको एटलीस्ट 1% वोट मिला हो। एटलीस्ट कितना वोट मिला हो, 1% वोट मिला हो, ठीक है। या तो हाउस ऑफ पीपल की असेंबली मतलब लोकसभा के इलेक्शन में या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन, ठीक है, तभी जाकर के आप इलेक्टोरल बॉन्ड से उठा सकते हैं, ठीक है। अब देखो व्हाई आर इलेक्टोरल बॉन्ड्स अ कंसर्न फॉर इंडिया, क्यों कंसर्न है। देखो पहले भी इस टॉपिक में बहुत सारे न्यूज आर्टिकल आ चुके हैं, आपको ये बस पॉइंट्स नोट कर रखने क्यों दिक्कत है इलेक्टोरल बॉन्ड्स से। पहली चीज बेसिक आइडिया को वायलेट करता है, इट वायलेट्स कॉन्ट्राडिक्ट्स बेसिक आइडिया।
ऑफ ट्रांसपेरेंसी, है ना। इलेक्शन फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी नहीं रह जाती, पता नहीं चलता भाई कौन किसको कितना पैसा दे रहा है। दूसरी चीज पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सटॉर्शन भी है, ठीक है। पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सटॉर्शन कैसे है? एसबीआई क्या है? गवर्नमेंट ओन बैंक है ना। इसमें बोला जाता है भाई दोनों एनोनिमस है, उनको भी नहीं मालूम किसने क्या दिया कैसा दिया। बट ट्रुथ इज कि जब भी आप एक सर्टेन अमाउंट से ऊपर का पैसा खरीदते हो, ब्लैक मनी को प्रिवेंट करने के लिए पैन कार्ड से लिंक करना जरूरी है। ब्लैक मनी को प्रिवेंट करने के लिए पैन कार्ड से लिंक करना जरूरी है ना। तो ध्यान रखो गवर्नमेंट ओन्ड बैंक है जितने भी, इनको क्लियर कट पता रहेगा कि भाई कौन कैसा कितना पैसा कहाँ लेके जा रहा है ना। तो समझ में रखना है इस बात को कि एसबीआई के थ्रू गवर्नमेंट पता कर सकती है और उसके कारण फिर क्या होगा कि अपोनेंट्स की टारगेटिंग की जा सकती है। अपोनेंट्स को कौन फंड दे रहा है, कितना फंड दे रहा है, उसको टारगेट किया जा सकता है, ठीक है। Amendment to Finance Act 2017, the Union government has exempted political parties from disclosing donations received through electoral bonds, ठीक है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू जो भी आपको डोनेशन रिसीव हुए उसको डिस्क्लोज करना है, ठीक है। तो ये इसको वायलेट करता है, क्यों? क्योंकि भाई पता ही नहीं चलेगा कौन क्या कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने काफी टाइम से हेल्ड किया हुआ है राइट टू नो। राइट टू नो क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया देखो आर्टिकल 19 के तहत फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मुझे चाहिए, है ना। मैं कहना चाहता हूँ भाई बीजेपी अच्छी पार्टी है सपोज करो, या कांग्रेस अच्छी पार्टी है, तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं किस ग्राउंड्स पे कह रहा हूँ ये चीज, है ना। उसके लिए मुझे क्या पता करना चाहिए? मुझे इलेक्टोरल बॉन्ड्स में कितने किसको मिला, मतलब कितना किसको डोनेशन मिला, ये चीज मुझे पता होना चाहिए, ठीक है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन के अगेंस्ट है, क्रॉनी कैपिटलिज्म को प्रमोट कर सकता है, ठीक है। इसके जो अगली न्यूज है दैट इज नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट। ये दोस्तों हर साल किया जाता है, ठीक है, हर साल किया जाता है, ध्यान रखिएगा। इसमें बेसिकली क्या, सॉरी 2 साल में, हर 2 साल में किया जाता है, ठीक है। नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट है, हर 2 साल में किया जाता है, 2 ईयर्स में, ठीक है। और इसमें बेसिकली ये देखा जाता है कौन सी वेबसाइट किस मिनिस्ट्री की कितना इको मतलब पीपल फ्रेंडली है, कितना करीने से एक्सेस कर पा रहे हैं लोग और कितना मतलब अच्छे से उस पर काम हो रहा है, ठीक है। किस मिनिस्ट्री की वेबसाइट कितना पीपल फ्रेंडली है ना, तो कितना अच्छे से काम हो पा रहा है, बेसिकली समझ में आ रही बात। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने पहला रैंक हासिल किया, ध्यान रखिएगा। सेंट्रल मिनिस्ट्रीज में से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की वेबसाइट जो है सबसे अच्छी मानी गई। इसके बाद जो सेकंड नंबर पे सबसे अच्छी वेबसाइट मानी गई दैट वाज डिजिटल पुलिस पोर्टल। डिजिटल पुलिस पोर्टल जो है इसको सबसे अच्छा माना गया, ठीक है। नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट जो है ये बेसिकली इसको हैंडल करता है, ठीक है। ये बेसिकली पीरियोडिक असेसमेंट है इफेक्टिवनेस ऑफ गवर्नमेंट in delivery of their online services to citizens. It is released by Ministry of Personnel, Public Grievance and Pension. ध्यान रखना है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन इसको रिलीज करता है। The assessment was conducted by Department of Administrative Reforms and Public Governance in association with its knowledge partner NASSCOM, ठीक है। NASSCOM का knowledge partner इसका and KPMG, ठीक है। 2021 में इसके knowledge partners है। NESDA 2021 is the second edition, फर्स्ट जो निकला था 2019 में निकला था और एक बेनियल स्टडी है, ठीक है। कैटेगराइजेशन ऑफ पोर्टल अगर मैं बात करता हूं तो इवैल्यूएशन 2 पार्ट में बढ़ता है। पहली चीज स्टेट यूनियन सेंट्रल मिनिस्ट्री पोर्टल, ठीक है। दूसरा क्या है? स्टेट यूनियन टेरिटरी सेंट्रल मिनिस्ट्री सर्विसेज पोर्टल। सर्विसेज पोर्टल समझते हो क्या होता है? सर्विसेज पोर्टल होता है जहां सर्विस प्रोवाइड की जा रही है। फॉर एग्जांपल ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस एक सर्विस है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कोई जानकारी देना चाहती है तो वो अपनी वेबसाइट से देगी, ठीक है। सर्विसेज अलग से दी जाती है, तो ये ध्यान रखना दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है। पासपोर्ट ई सेवा एक सर्विस है, ठीक है। पासपोर्ट की वेबसाइट भी हो सकती है अलग से, ठीक है। तो ये सब समझ के चलना, ठीक है। पैरामीटर्स ऑफ असेसमेंट क्या थे? पहले ध्यान रखो एसेसिबिलिटी, कितना आराम से आप एक्सेस कर सकते हो। कंटेंट अवेलेबिलिटी, कितना कंटेंट अवेलेबल है। एंड ईज ऑफ यूज एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, कितना आराम से उसको यूज किया जा सकता है और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए क्या चीज की गई है। उसके अलावा प्राइवेसी ऑफ सेंट्रल मिनिस्ट्री पोर्टल, ठीक है। इसके अलावा तीन और पैरामीटर्स जोड़े गए थे सेंट्रल मिनिस्ट्री सर्विसेज पोर्टल के लिए। पहली चीज कि भाई किसी ने कोई सर्विस की डिमांड की तो उसको एंड सर्विस डिलीवरी हुई भी कि नहीं, ठीक है। इंटीग्रेटेड सर्विस डिलीवरी की सिंगल विंडो पे सारी चीजें मिल पा रही हैं या नहीं मिल पा रही हैं। स्टेटस एंड रिक्वेस्ट ट्रैकिंग है या नहीं है, ठीक है। रिसेंट इवैल्यूएशन अगर हम करें NESDA का, in the case of MHA, the National Crime Records Bureau digital police portal was shortlisted for evaluation under service portal। ध्यान रखना NCRB का जो डिजिटल पुलिस पोर्टल है इसको सर्विस पोर्टल के तहत दिया गया था, लिस्ट किया गया था। ग्रुप ए स्टेट्स में केरला ने बेस्ट परफॉर्म किया है, फॉलोड बाय तमिलनाडु, फॉलोड बाय पंजाब,
ठीक, ग्रुप बी स्टेट्स की अगर हम बात करते हैं तो ओडिशा फॉलोड बाय यूपी फॉलोड बाय बिहार। अब जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में नागालैंड इज द बेस्ट, मेघालय एंड असम, दीज थ्री आर एट द टॉप। ठीक है, यूटी की अगर मैं बात करता हूँ, जे एंड के टॉप किया है फॉलोड बाय अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, वहां से फिर पुडुचेरी, दिल्ली एंड चंडीगढ़। समझ में आई बात? आई होप ये क्रिस्टल क्लियर है। इसके अलावा ये आई थिंक लास्ट न्यूज है, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, तो देखो माइंस एंड मिनरल्स इसका टॉपिक है, स्टेट सब्जेक्ट है। ठीक है, लेकिन जो माइंस एंड मिनरल्स इसमें दो कैटेगरी बांटी जाती है, एक होता है मेजर मिनरल्स, ठीक है, दूसरा होता है माइनर मिनरल्स। ठीक है, प्राइमरीली स्टेट सब्जेक्ट है। ठीक है, प्राइमरी स्टेट सब्जेक्ट है, और माइनर मिनरल का तो पूरा पूरा जो है ये स्टेट के परव्यू में आता है। ठीक है, स्टेट के परव्यू में आता है। अब देखो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट को हम अमेंड करें। क्या करें? इसको अमेंड करें। ठीक है, केरला गवर्नमेंट इसको अपोज करना चाहती है। क्यों अपोज करना चाहती है? क्योंकि ध्यान रखना, ये जो अभी न्यू अमेंडमेंट्स आ रहे हैं, इसमें से कुछ मिनरल्स जो हैं ये एटॉमिक मिनरल्स हैं। कैसे हैं? एटॉमिक मिनरल्स है ना। सेंट्रल चाहती है कि भाई कुछ जो एटॉमिक मिनरल्स हैं इसको हम ऑक्शन करें, तो इससे कॉन्करेंट लिस्ट में आना चाहिए, नहीं स्टेट लिस्ट में ही आएगा, सॉरी स्टेट लिस्ट में ही आएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब जो एटॉमिक मिनरल्स की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है मोनेजाइट सैंड। अगर आपने मेरी साइंस एंड टेक की लेक्चर क्लासेस देखी हो, मोनेजाइट सैंड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मोनेजाइट सैंड से थोरियम निकलता है, और जो कि स्टेज थ्री ऑफ न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम जो है इंडिया का, उसके लिए फ्यूल है। ध्यान रखना, उसके लिए फ्यूल है। और मोनेजाइट सैंड कहां सबसे ज्यादा मिलता है? इट इज फाउंड मैक्सिमम इन केरला सैंड। केरला का जो बीच सैंड है, जो समुद्र किनारे की रेत है, तो वहां से मिलता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये लॉ अमेंड हुआ तो केरला की जो मोनोपोली है काफी हद तक देख सकते हैं, जो रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा सोर्स है वो चला जाएगा, और इसीलिए कहीं ना कहीं केरला इसको अपोज कर रहा है अभी के लिए। ठीक है, तो एक तरह से कह सकते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के अगेंस्ट स्पिरिट में जा रहा है। तो अगर सवाल आता है तो वहां से आ सकता है। अदरवाइज क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड ऑन माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट। इसके अलावा थोरियम पे भी सवाल आ सकता है। तो आई होप ये सारी चीजें आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर है। प्लीज इस चीज का ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 246(3) ये क्या कहता है? स्टेट लेजिस्लेचर हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज फॉर सच स्टेट और एनी पार्ट thereof with respect to any of the matter enumerated in list 2 in 7th schedule state list। ध्यान रखना, माइंस एंड मिनरल्स किसमें आते हैं? स्टेट लिस्ट में आते हैं। ठीक है, कुछ जो मेजर मिनरल्स हैं इनको आप सेंट्रल के अंदर देख चुके हो। ठीक है, तो विद दैट आई एंड दिस सेशन। आई होप आपने कुछ नया सीखा है दोस्तों, कुछ नया समझा है, जाना है। ठीक है, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज मेक श्योर कि आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए, है ना, हमारी हेल्प कीजिए इसको, है ना। और जाने से पहले मैं आपको एक बार दिखा दूं कि ये हमारी वेबसाइट लाइव है। ठीक है, यहाँ पे कई सारे कोर्सेज हैं जो आपके लिए हैं। टेस्ट सीरीज हमारी चालू है, वीकली करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज चालू है। कोर्सेज में जाएंगे तो फिर आपको ऐसे का टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, ठीक है। पर अभी इंटरनेट थोड़ा स्लो है, तो ओके, इट विल ओपन अप, डोंट वरी, है ना, थोड़ा टाइम लेगा बट इट विल ओपन अप। ठीक है, तो ध्यान रखो कि जो आपका एथिक्स का कोर्स है टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, CSAT का हिंदी में हमने लॉन्च किया है। हर एक सैटरडे संडे को क्लास रहेगी, ध्यान रखिए, हर एक सैटरडे संडे को क्लास रहेगी। वो करीब 1999 का कोर्स है, वो बहुत सस्ता ही है, देखो तो मार्केट रेट की तुलना में दोस्तों। ठीक है, और ऐसे का जो है वो 499 का हम दे रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, प्लीज गो अहेड एंड एनरोल इन दीज कोर्सेज, और लिखिए जरूर ताकि आपको रेगुलर फीडबैक मिलता रहे, आपकी प्रिपरेशन स्ट्रीमलाइन वे में चलती रहे। ठीक है, with that I end this session, my dear friends. Please have a great day. Please like, share and subscribe, and have a great day. Thank you and bye bye.